नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट और ब्रेकिंग न्यूज। और आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज है कीव पर रूस के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। हमले के लिए कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। हमले में कीव सेंट्रल बैंक को बड़ा नुकसान हुआ है। रूस ने 2 घंटे में दागे हैं 111 ड्रोन। ये आज की 2025 1 जनवरी की सबसे बड़ी खबर है। साल 2025 शुरू हो चुका है। नए साल के पहले हफ्ते में रूस यूक्रेन जंग और तेज होने वाली है, जिसका ट्रेलर 31 दिसंबर की रात देखा गया। पुतिन आर्मी ने कीव से लेकर सुमी तक के इलाके को मिसाइलों से पाट दिया। रूसी सेना के इस हमले को पुतिन के ऑपरेशन 20 जनवरी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं और उससे पहले पुतिन यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जे की तैयारी में है। कुराखोव और पोक्रोवस्क में किसी भी वक्त रूस का कब्जा हो सकता है और माना जा रहा है कि इसके बाद पुतिन नीप्रो फतेह का प्लान लागू कर देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि पुतिन आर्मी कीव के लिए भी कूच कर सकती है। वक्त रात 8:05। जगह यूक्रेन की राजधानी कीव। नया साल शुरू होने में महज 4 घंटे बाकी थे। कीव के ज्यादातर बाशिंदे घर में ही जश्न मना रहे थे। कहीं पार्टी जारी थी तो कहीं लोग अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे थे। तभी अचानक टीवी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होने लगा। इस मैसेज में जो खबर दी गई थी उसे पढ़कर लोगों के होश उड़ गए। इस मैसेज में लिखा था, महज कुछ घंटों में रूसी सेना ऑरेशनिक मिसाइल से यूक्रेनी शहरों पर हमले करने वाली है। अगर सायरन बजे तो तुरंत बाहर भागें, सायरन को अनदेखा ना करें, अगली सूचना का इंतजार करें। यह मैसेज सिर्फ कीव ही नहीं बल्कि यूक्रेन के 8 से ज्यादा शहरों में फ्लैश हुए थे, जिसके बाद हर जगह हड़कंप मच गया। शहरों में अफरा तफरी मच गई। जब तक ज़ेलेंस्की और उनकी टीम कुछ समझ पाती, यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू हो गए। यूक्रेन में मैसेज ऑरेशनिक से हमले का था, लेकिन रूसी सेना ने इस्कंदर और किंजल मिसाइलों से हमले किए। यूक्रेन इस अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। नतीजा यह हुआ कि रूसी बारूद से यूक्रेन के शहर दहलने लगे। एक के बाद एक कई जगह धमाके होने लगे। रिहायशी इमारतें धू धू कर जलने लगी। रूसी मिसाइलों का प्रमुख टारगेट यूक्रेन की राजधानी कीव और सुमी शहर थे। रूस का दावा है कि हमले में यूक्रेन का एक एयरबेस बर्बाद कर दिया गया। इसके साथ ही यूक्रेन की एक हथियार फैक्ट्री और 12 रिहायशी इमारतें तबाह कर दी गईं। नए साल पर रूस ने यूक्रेन में भीषण तबाही मचाई है, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब यूक्रेनी शहरों में रूसी हमले का मैसेज अलर्ट आया था, तो यूक्रेन रूसी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में विफल कैसे हो गया। दरअसल इसकी वजह रूस का छद्म जाल है।
जिसने यूक्रेन को कंफ्यूजन में डाल दिया। दावा है कि रूसी हैकर्स ने यूक्रेन के टीवी चैनल हैक किए। टीवी चैनलों पर ऑरेश्निक से हमले का मैसेज फ्लैश हुआ, जिससे शहरों में हड़कंप मच गया। वहीं ज़ेलेंस्की और उनकी टीम भी भ्रम में आ गई। यूक्रेन मैसेज के सोर्स को ढूंढने में व्यस्त था। इसी दौरान रूस ने इस्कंदर मिसाइलों से हमला कर दिया। नए साल की पूर्व संध्या पर किए हमलों को पुतिन का प्रतिशोध माना जा रहा है। इन हमलों में यूक्रेन में भीषण तबाही होने की खबर है। रूस ने यूक्रेन के कीव और सूमी शहर पर मिसाइलों से भीषण हमले किए। पुतिन की सेना ने यहां रिहायशी इमारतों को टारगेट किया। रूस ने कुल 21 मिसाइल और 40 ड्रोन दागे। रूस के मिसाइल हमले में कुल 6 इस्कंदर, 5 किंजल और 10 Kh-69 मिसाइलें शामिल थी। रूस के हमले में 12 इमारतें, 2 स्कूल और 1 वृद्धाश्रम भी तबाह हो गया। रूस ने सबसे बड़ा हमला सूमी के शोस्तका शहर पर किया। रूसी सेना ने यहां कुल 13 मिसाइलें दागी। यहां रूस का टारगेट यूक्रेन की सबसे पुरानी हथियार फैक्ट्री थी। ये फैक्ट्री सोवियत संघ के दौर में 18वीं शताब्दी के अंत में स्थापित की गई थी। इस फैक्ट्री में यूक्रेनी सेना के लिए डेटोनेटर बनते थे। वहीं रोजाना 500 से ज्यादा टैंक के गोले तैयार होते थे। फैक्ट्री में तोप के लिए शेल भी बनाए जाते थे। दरअसल रूस का प्रमुख टारगेट अब यूक्रेन की हथियार फैक्ट्रियों को तबाह करना है, ताकि ट्रंप यूक्रेन की मदद बंद करते हैं तो ज़ेलेंस्की सरेंडर के लिए मजबूर हो जाए। यही वजह है कि रूसी सेना के हमलों को पुतिन के ऑपरेशन 20 जनवरी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल पुतिन ने यूक्रेनी जमीन पर कब्जे का ऑपरेशन तेज कर दिया है। रूसी सेना इस वक्त सबसे ज्यादा आक्रामक डोनेस्क में है। रूसी सेना कोराखोव शहर के बॉर्डर पर मौजूद है। कोराखोव के थर्मल प्लांट पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। किसी भी वक्त कोराखोव पर कब्जा हो सकता है। पोक्रोवस्क के 66% हिस्से पर रूस कब्जा कर चुका है। प्रमुख शहर से रूसी सेना महज 5 किलोमीटर दूर है। इन दोनों पर कब्जे के साथ रूस नीप्रो की तरफ कूच कर देगा। माना जा रहा है कि पुतिन 20 जनवरी से पहले नीप्रो तक रूस का झंडा लहराना चाहते हैं, ताकि ट्रंप के साथ अगर बातचीत की टेबल पर आना पड़ा तो वो पश्चिमी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर स्थायी कब्जे की मांग कर सके। ट्रंप के आने के बाद पुतिन आर्मी कितनी आक्रामक है, उसका अंदाजा कुछ आंकड़ों से लगाया जा सकता है। रूस ने 2024 में छोटे बड़े 214 इलाकों पर कब्जा किया है। 214 में से 30 इलाके रूस ने सिर्फ दिसंबर महीने में कब्जाए हैं। 2024 में यूक्रेन के कुल 4,500 वर्ग किलोमीटर भूमि पर रूस कब्जा कर चुका है। सिर्फ दिसंबर महीने में 650 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा किया गया है। यानी बीते एक महीने में रूसी सेना की रफ्तार 2 गुनी हो चुकी है। पुतिन के एजेंडे में जहां यूक्रेन की जमीन कब्जाना है, वहीं 20 जनवरी से पहले हर हाल में कुर्स्क को आजाद करवाने का मिशन भी शामिल है। रूस की सेना ने कुर्स्क में जंग लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों पर भी भीषण हमले किए हैं। बीते 24 घंटे में यूक्रेन को कुर्स्क में जबरदस्त नुकसान हुआ है। 24 घंटे में कुर्स्क में यूक्रेन के 445 सैनिकों की मौत हो चुकी है। 6 बख्तरबंद वाहन तबाह हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के 12 टैंक नष्ट कर दिए हैं। वहीं सेना की 22 गाड़ियों को तबाह कर दिया है। एक तरफ जहां पुतिन सेना कुर्स्क
और डोनेस्क में हमलावर है, वहीं ज़ेलेंस्की आर्मी भी कई जगहों पर रूस की टेंशन बढ़ा रही है। इस वक्त रूस की सेना चासिव यार में भारी मुसीबत में है। चासिव यार में डॉनबास केनाल के पास भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी सेना को यहां जबरदस्त बढ़त मिली है। यूक्रेन ने रूसी सेना को पश्चिमी किनारे से पीछे ढकेल दिया है। रूसी सेना की कोशिश पूर्वी किनारे पर मौजूद एनर्जी प्लांट पर कब्जे की थी। साफ है, ज़ेलेंस्की हो या पुतिन, दोनों को बेसब्री से 20 जनवरी का इंतजार है, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की शपथ होगी और इस जंग का भविष्य निर्धारित होगा। लेकिन इतना तय है कि इस तारीख से पहले यूक्रेन और कुर्स्क में भीषण बारूद बरसने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त, यूक्रेन के सूमी में रूस की ड्रोन स्ट्राइक हुई है। हमले में यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट तबाह हुई है। पिछले 24 घंटे में 10 से ज्यादा हमले हुए हैं। पुराना साल बीत गया है, नए साल की शुरुआत हो चुकी है। सवाल यही है कि 2025 में यूक्रेन युद्ध खत्म होगा या और विध्वंसक हो जाएगा। इस सवाल का जवाब नए साल पर युद्ध भूमि से आया है। 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 10 प्रांतों को बुरी तरह से दहला दिया। यह पहली बार है कि यूक्रेन ने एक दिन में रूस के अंदर इतना बड़ा हमला किया है। युद्ध के मैदान से जो तस्वीरें आई हैं, जो रिपोर्ट आई हैं, वो ये ऐलान कर रही हैं कि जंग की आग और विकराल होने जा रही है। सवाल यही है कि नए साल में पुतिन और उनकी सेना का बदला कैसा होगा। साल 2024 खत्म हो चुका है, नया वर्ष 2025 आ चुका है और इसी के साथ रूस यूक्रेन युद्ध विध्वंसक हो गया है। जिस वक्त दुनिया नए साल का उत्सव मना रही है, उस वक्त युद्ध में 180 डिग्री का परिवर्तन आ गया है। यूक्रेन ने रूस की धरती पर ऐसा हमला किया है कि मॉस्को में शोक और क्रोध की लहर। यूक्रेन ने रूसी सेना को रूस के अंदर जो जख्म दिया है, वो इस बात का प्रमाण है कि इस साल युद्ध बहुत विकराल हो जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर यूक्रेन ने कहां-कहां हमला किया, रूसी सेना को कितनी बड़ी चोट पहुंची है, सबसे पहले इसे जानते हैं। क्रीमिया में यूक्रेन ने पहली बार अनमैन्ड सरफेस वेसल मागोरा से मिसाइल फायर कर रूस के Mi-8 हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। क्रीमिया में रूस का जो Mi-8 हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है, उसकी कीमत 110 करोड़ रुपए थी, यानी एक धमाके से रूस के 110 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। क्रीमिया में यूक्रेन के हमले से सिर्फ रूस का हेलीकॉप्टर ही नहीं जला, बल्कि रूस के युद्धपोत को भी नुकसान पहुंचा है। क्रीमिया के ही ओसातिया इलाके में यूक्रेन ने ड्रोन से कई विस्फोट किए। सेवेस्तोपोल में यूक्रेनी फोर्स ने एक के बाद एक 23 ड्रोन दागकर रूस की ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर को जलाने का प्रयास किया। रूस का ओरियोल शहर भी यूक्रेन के हमलों से बुरी तरह दहल गया।
रोस्तोव में यूक्रेन ने रूस के पावर स्टेशन को जलाकर भस्म कर दिया। बेलगोरोद में यूक्रेन के हमले से एक वैज्ञानिक शोध केंद्र में आग लग गई। कुर्स्क में यूक्रेनी अमेरिका के हाइमर्स से धावा बोला। हमले से रूसी सेना के कई ठिकाने तबाह हो गए। नए साल पर यूक्रेन ने जिस तरह से धावा बोला है, उससे रूस की धरती बुरी तरह जल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के अंदर कुछ ही देर में 150 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसने यूक्रेन के 103 ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन के 47 ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहे। रूस के अंदर यूक्रेन का विध्वंसक हमला और बाइडेन की बारूद सप्लाई, ये वो दो कारण हैं जिसकी वजह से 2025 में यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने जा रहा है। – 2025 में युद्ध का विस्तार क्यों तय हो गया है, अब इसे समझ लीजिए। एक तो रूस के अंदर यूक्रेन के हमले और ऊपर से बाइडेन का खतरनाक फैसला। ट्रंप शासन शुरू होने से पहले यूक्रेन को सैन्य मदद देने जा रहे हैं बाइडेन प्रशासन ने 1,80,000 करोड़ रुपए के हथियार देने का निर्णय लिया है। अमेरिकी पैकेज से यूक्रेन में जो हथियारों की कमी है वो खत्म हो जाएगी। यूक्रेन का बारूद रिचार्ज हो जाएगा। तो ट्रंप सत्ता में आते ही यूक्रेन पर युद्ध विराम का दबाव नहीं बना पाएंगे। अगर दबाव बनाएंगे भी तो यूक्रेन उसे नहीं मानेगा, क्योंकि जंग लड़ने के लिए उसके पास पर्याप्त हथियार मौजूद होंगे। अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन रूस के अंदर लॉन्ग रेंज हमले तेज कर देगा। रूस के अंदर लॉन्ग रेंज हमलों के जरिए ज़ेलेंस्की यूरोप को युद्ध में खींचने की कोशिश करेंगे। बाइडेन की बारूद सप्लाई और नया साल शुरू होते ही रूस के अंदर यूक्रेन के लॉन्ग रेंज हमले से ये तय हो गया है कि युद्ध की ये आग शांत होने के बजाय और भड़केगी। जनवरी से अमेरिका में ट्रंप की वापसी होने जा रही है। माना जा रहा है कि शासन शुरू होने के साथ ही ट्रंप रूस से युद्ध विराम के लिए बात करेंगे, जबकि हथियारों की सप्लाई रोककर युद्ध विराम के लिए यूक्रेन पर दबाव डालेंगे। लेकिन ट्रंप के आने से पहले ही ज़ेलेंस्की और बाइडेन ने बड़ा खेल कर दिया है। बाइडेन यूक्रेन को इतना बारूद देकर जा रहे हैं कि वो उससे कई महीने युद्ध लड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेनी फोर्स बाइडेन के इशारे पर ही रूस में लंबी दूरी के हमले कर रही है। इन हमलों के जरिए ज़ेलेंस्की युद्ध में यूरोप को खींचना चाहते हैं। इसी षड्यंत्र के जरिए अपनी पराजय टालना चाहते हैं। यूक्रेन ने नए साल पर न सिर्फ रूसी धरती को दहलाया, बल्कि युद्ध के कई मोर्चों पर जबरदस्त हमले किए। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने उस इमारत को तबाह कर दिया जहां रूसी सेना का ठिकाना था। रूसी नियंत्रण वाले खेरसोन में यूक्रेन ने अस्पताल पर हमला किया। यूक्रेन ने ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना के 2 वाहन को तबाह कर दिया। पोक्रोवस्क में यूक्रेन के हमले से रूसी सेना की टुकड़ी खत्म हो गई।
नए साल में युद्ध का ये भयावह रूप इस बात का संदेश दे रहा है कि युद्ध हाल फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है। रूस यूक्रेन के इन हमलों का ऐसा बदला लेगा जिसकी कल्पना ना तो ज़ेलेंस्की ने की होगी और ना ही उनकी सेना ने। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, यमन में हूती ठिकानों पर यूएस की एयर स्ट्राइक हुई है। अमेरिका के हमले में 2 हथियार गोदाम खाक हो गए हैं। यमन की राजधानी सना में भी ड्रोन से हमले हुए हैं। नए साल में पुतिन ने रूस के लोगों को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद नेटो की घबराहट बढ़ गई है। नेटो अब यूरोप में सुरक्षा चक्र बनाने की तैयारी में है, जिससे नेटो देशों को रूस के हमलों से रोका जा सके, क्योंकि पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस की जनता उनके साथ है और इसीलिए रूस का विजय अभियान साल 2025 में भी जारी रहेगा। इस बीच 2 भविष्यवाणियां सामने आई हैं, जिनमें 2025 को लेकर खौफनाक संकेत दिए गए हैं और पुतिन के वर्चस्व को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए हैं, जबकि अभी के हालात उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में यूरोप महायुद्ध में घिर सकता है और इसके लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन जिम्मेदार होंगे। साल 2025 में पुतिन का पहला ऐलान, साल 2025 में पुतिन का दूसरा ऐलान, साल 2025 में पुतिन का तीसरा ऐलान। अभी साल 2025 आरंभ ही हुआ है, जिसमें पुतिन ने विनाशक ऐलान कर दिया है कि यूरोप में सर्वनाश तय है। पुतिन का विजय अभियान रुकेगा नहीं, बल्कि आगे बढ़ता रहेगा। यानी यूक्रेन पर फतह के बाद पुतिन का विजय रथ दूसरे देशों की तरफ बढ़ना तय माना जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि साल 2025 एक बड़े खतरे की दस्तक लेकर आ रहा है, जिसके लिए पुतिन ने ब्लूप्रिंट साल 2024 में ही बना लिया था। आज उसका खुलासा हुआ है, क्योंकि पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि पुतिन झुकेगा नहीं, पुतिन रुकेगा नहीं। पुतिन ने सिर्फ यूक्रेन को लेकर अपनी युद्ध नीति बदल दी है, साथ ही नेटो को लेकर भी, क्योंकि अगर पुतिन की सेना यूक्रेन से आगे बढ़ती है तो उसका टकराव नेटो से जरूर होगा। वैसे भी यूरोपीय देशों की घबराहट बढ़ती जा रही है, उसके पीछे क्या वजह है, ये समझिए। अमेरिका में ट्रंप की वापसी, रूस को रोकने में यूक्रेन की नाकामी, यूरोपीय देशों में गैस संकट, नेटो देशों में फूट, कई देशों का रूस के पाले में जाना, रूस का तेजी से हथियार बनाना, रूस का लॉन्ग रेंज मिसाइल का प्रोडक्शन। इसके अलावा पुतिन का विस्तारवादी मंसूबा, जिसे लेकर वो पिछले 7 साल से तैयारी कर रहे हैं। इसे लेकर नेटो एक रिपोर्ट भी जारी कर चुका है। यूक्रेन पर आक्रमण पुतिन के ब्लूप्रिंट का पहला चैप्टर है, जबकि आगे वो बाल्टिक देशों की तरफ बढ़ेंगे या फिर नॉर्डिक देशों की तरफ, इसका राज सिर्फ पुतिन को ही पता है। पुतिन की घोषणा से नेटो में खलबली मची हुई है। इस बेचैनी को सालों पहले की गई 2 भविष्यवाणी ने और बढ़ा दिया है। 16वीं सदी के फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नॉस्ट्रैडामस और 20वीं सदी में बुल्गारिया के भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने यूरोप पर हैरान करने वाली भविष्यवाणी की थी।
नॉस्ट्रैडामस ने उस वक्त साल 2025 के लिए कहा था यूरोप का पतन होगा और रूस का उत्थान होगा। नॉस्ट्रैडामस ने 1555 में लिखी किताब लेस प्रॉफिटीज में 2025 के घटनाक्रम को बताया था। अब जैसे हालात हैं वो करीब करीब सटीक बैठ रहा है। जबकि साल 1996 में बाबा वेंगा ने 2025 को लेकर पूर्वानुमान लगाया था। अपनी भविष्यवाणी में उन्होंने कहा था, यूरोप एक भयावह युद्ध का सामना कर सकता है। अराजकता के बावजूद रूस एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते हुए देखा जा सकता है। आज जैसी परिस्थितियां हैं वो नॉस्ट्रैडामस और बाबा वेंगा द्वारा की गई भविष्यवाणियों के आसपास ही दिख रही है। यानी यूरोप में एक बड़ा युद्ध हो सकता है जिसमें पुतिन का आक्रोश दिखने के आसार हैं। हो सकता है नेटो पर रूस हावी पड़ जाए। वैसे भी ट्रंप की अमेरिका में वापसी से नेटो देशों में एक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि अभी तक ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। साल 2025 में रूस ने 7 टारगेट फिक्स किए हैं। पुतिन के टारगेट पर सबसे पहले फ्रांस है, जिसकी एटमी बेस से दूरी करीब 3000 किलोमीटर है। इसी तरह करीब 2600 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 2 ब्रिटेन पर भी रूस हमला कर सकता है, जबकि 2300 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 3 है। जर्मनी भी निशाने पर है। टारगेट नंबर 4 पोलैंड की रूस के न्यूक्लियर बेस से दूरी 1980 किलोमीटर है। और उसके बाद बाल्टिक देशों में टारगेट 5 है, लिथुआनिया, जो एटमी बेस से 1526 किलोमीटर है। और टारगेट 6 पर एस्टोनिया है, जो रूस से 1152 किलोमीटर दूर है। इसी तरह 800 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 7 फिनलैंड पर भी निशाने पर है, और जो मीडियम रेंज न्यूक्लियर मिसाइल से उसे तबाह करने की कोशिश लगातार की जा सकती है। पुतिन के तेवर से नेटो की बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पुतिन ने नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं। इस बीच यूरोपियन यूनियन ने 170 मिलियन यूरो यानी करीब 1500 करोड़ रुपए का पैकेज देने का ऐलान किया है। ये उन देशों को दिया जाएगा जिनकी सीमा रूस या फिर बेलारूस के बॉर्डर से लगती है। इसमें कुछ समुद्री सीमा से भी जुड़े देश हैं, जिसमें यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे शामिल हैं। यानी यूरोपियन यूनियन को लग रहा है कि रूस हमला कर सकता है। इसके लिए ईयू वॉल ऑफ यूरोप बनाने में लगा है। जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी रूस के हमले का खतरा जताया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और मध्य पूर्व में युद्ध कोई दूर की लड़ाई नहीं है। ये संघर्ष सीधे फ्रांस से संबंधित है और उसकी सुरक्षा, एकता और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। सीरिया में हाल की घटना, मोल्दोवा, जॉर्जिया और रोमानिया में चुनाव में धांधली और यूरोप में आतंकवादी हमले यूरोपीय लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है। मैक्रो का इशारा सीधे तौर पर रूस के लिए है, क्योंकि रूस का दायरा यूरोप के अलावा अरब में भी फैल रहा है। वो नेटो के वर्चस्व के लिए चुनौती बन चुका है। इसी वजह से नेटो देश बार बार कह रहे हैं कि सभी देशों को एकजुट होना चाहिए, नहीं तो यूरोप में युद्ध कई देशों में फैल सकता है, जिससे एक बड़ी आबादी खत्म हो जाएगी। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि यूक्रेन के बाद रूस क्या नेटो से युद्ध करेगा या फिर प्रॉक्सी हमलों से नेटो को बैकफुट पर लाएगा। रूस में हाल ही में एक सर्वे हुआ है जिसमें 59% लोगों ने रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को ठीक ठहराया है। साथ ही नए साल में विजय की उम्मीद जताई है, जबकि 34% लोगों ने शांति वार्ता के जरिए हल निकालने के लिए कहा है। यानी अधिकतर रूस के लोग पुतिन के साथ हैं, जो युद्ध को सही ठहरा रहे हैं।
तभी पुतिन ने नए साल में रूसी जनता को संबोधित करते हुए ऐलान कर दिया कि सब साथ हैं तो सब ठीक होगा। उनका विजय अभियान आगे बढ़ता रहेगा। इसका सीधा अर्थ है कि पुतिन यूक्रेन के बाद भी रुकेंगे नहीं, नेटो देशों पर आक्रमण जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, रूसी सेना ने ATGM से किया है घातक हमला। यूक्रेनी आर्म्ड रिकवरी व्हीकल पर अटैक हुआ है। रूस के मिलिट्री व्हीकल पर यह जबरदस्त अटैक हुआ है। यूक्रेन को समर्थन देने के लिए EU ने रूसी संपत्ति को सीज किया। यूक्रेन को कई बिलियन डॉलर के हथियार दिए, लेकिन समर्थन के बदले यूक्रेन यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को धराशायी करने का बंदोबस्त कर चुका है। यूरोपीय देशों में महंगाई बम फूटने वाला है, क्योंकि रूस से मिलने वाली गैस की सप्लाई 1 जनवरी की सुबह 8 बजे बंद हो गई। यूक्रेन ने गैस ट्रांजिट करार रिन्यू करने से इनकार कर दिया। अब यूरोपीय देशों में गैस की किल्लत से आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री तक बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। देखिए, एनर्जी संकट में फंसा यूरोप अब क्या करेगा और यह संकट कितना बड़ा है। एक जनवरी की सुबह मॉस्को की घड़ी में 8 बजे और इसके साथ ही यूक्रेन से होकर गुजरने वाली गैसप्रॉम की गैस पाइपलाइन से यूरोपीय देशों को रूसी गैस की आपूर्ति बंद हो गई। 1 जनवरी की सुबह रूसी गैसप्रॉम और यूक्रेनी नेफ्टो गैस के बीच 5 साल का ट्रांजिट समझौता पूरा हो गया और यूक्रेन इसे रिन्यू करने से पहले ही इनकार कर चुका था। इस गैस आपूर्ति में बाधक बनी है रूस यूक्रेन की जंग। इसी जंग की वजह से यूक्रेन की नेफ्टो गैस ने ट्रांजिट करार को रिन्यू नहीं किया है। इस गैस पाइपलाइन के बंद होते ही यूरोप के कई देशों पर संकट शुरू हो गया है। यूक्रेन से गुजरने वाली पाइपलाइन से स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, इटली, चेक रिपब्लिक और हंगरी को गैस आपूर्ति होती रही है। पिछले साल इस लाइन से 15.6 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस आपूर्ति की गई। ट्रांजिट बंद होने से रूस को सालाना $6.5 बिलियन का नुकसान होगा, लेकिन स्लोवाकिया को 90% सप्लाई रूस से होती रही है और हंगरी को 50% सप्लाई इसी लाइन से होती रही है। यूरोप के ये 2 देश सबसे पहले ऊर्जा संकट में फंसने वाले हैं। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन ध्वस्त होने के बाद यही आखिरी लाइन थी जिससे रूसी गैस यूरोप के देशों तक सस्ते दामों में पहुंच रही थी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले यानी जनवरी 2022 तक यूक्रेन की जरूरत की 40% गैस रूस से सप्लाई होती थी। लेकिन जंग शुरू होने के बाद यूरोपीय देशों ने ऊर्जा क्षेत्र में रूस पर निर्भरता घटानी शुरू कर दी। लेकिन अभी भी यूरोप के कई देश बड़े पैमाने पर रूसी नेचुरल गैस पर निर्भर हैं। रूस यूरोप के कई देशों को गैस सप्लाई करता आया है। इसके लिए पिछले 50 साल में गैस पाइपलाइन का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया, जिसके जरिए बाल्टिक देशों में 60 से 80% गैस की सप्लाई रूस से होती है। इसी तरह पोलैंड कुल खपत की 60% गैस रूस से लेता है, जबकि चेक रिपब्लिक की 100% गैस रूस से जाती है। जर्मनी 60% गैस रूस से खरीदता है। इसी तरह वेस्ट यूरोप में स्लोवाकिया और हंगरी की 100% गैस रूस की गैस पाइपलाइन से जाती है। ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाती है, जो रोमानिया और बुल्गारिया में 60 से 80% गैस की सप्लाई करती है। इसके आगे स्लोवेनिया में 20% और इटली को रूस कुल खपत की 60% गैस सप्लाई करता है। अब डील टूटने पर इन सभी देशों को गैस सप्लाई रुक गई है और इससे इनकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच सकती है।
हालांकि इन आंकड़ों में बीते 3 साल में कई बदलाव आए हैं। अब यूरोप की जरूरत की 8% गैस ही रूस से सप्लाई हो रही है, क्योंकि यूरोप के देशों ने गैस की जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से गैस आयात बढ़ाया है। फिलहाल ईयू को यूएस, नॉर्वे और कतर से गैस सप्लाई हो रही है, लेकिन नॉर्वे और कतर से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नहीं बल्कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी मिलती है। बड़ी बात यह है कि गैस सप्लाई पाइपलाइन के जरिए नहीं होती, बल्कि गैस को यूरोप तक पहुंचाने के लिए मरीन गैस टैंकर शिप की जरूरत होती है और इसीलिए ये गैस बहुत महंगी पड़ रही है। इस तरह गैस पहुंचाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया की जरूरत होती है। गैस को कंप्रेस करने के लिए -60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करना पड़ता है। गैस ठंडी होने के बाद टैंकर शिप में भरी जाती है। टैंकर शिप यूरोप पहुंचने के बाद रीगैसिफाइंग प्रक्रिया शुरू होती है। गैस को जरूरी तापमान पर लाकर इसे पाइपलाइन के जरिए सप्लाई किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, कंप्रेशन और रीगैसिफिकेशन प्रक्रिया के चलते यूरोपीय देशों को गैस महंगी पड़ रही है। रूसी गैस के मुकाबले यूएस, नॉर्वे और कतर की गैस 4 गुना महंगी है। ऐसे में यूरोप के हर घर, फैक्ट्रियों और उद्योगों का खर्चा 4 गुना तक बढ़ गया है। गैस महंगी होने से लागत बढ़ी है और लागत बढ़ने से हर चीज पर महंगाई भी। यूरोप में एनर्जी संकट का फायदा अमेरिका और कतर को मिल रहा है। हालांकि यूक्रेन से गैस सप्लाई बंद होने के बाद यूरोप के देश रूस से गैस सप्लाई के कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। रूस से गैस सप्लाई के 5 मुख्य पाइपलाइन रूट थे, जिसमें नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन हमले में ध्वस्त हो चुकी है, जो सेंट पीटर्सबर्ग से बाल्टिक सागर होते हुए जर्मनी तक जाती थी। जबकि दूसरा मार्ग यमल पाइपलाइन है, यह भी रूस से बेलारूस, पोलैंड होते हुए जर्मनी तक जाती है, लेकिन पोलैंड बीच में पड़ने से इससे भी सप्लाई पर संकट है। तीसरा रूट है ब्रदरहुड पाइपलाइन, रूस के कुर्स्क होते हुए यूक्रेन से गुजरकर ये स्लोवाकिया और हंगरी तक जाती है, जो बंद हो चुकी है। जबकि आगे का रूट है ब्लू स्ट्रीम और तुर्क स्ट्रीम, जो काला सागर से होते हुए तुर्की तक जाती है। यूरोप के देश अब तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई बहाल करने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि भले ये ब्रदरहुड लाइन से महंगी पड़े, फिर भी अमेरिकी गैस से सस्ती पड़ेगी। अगर इस लाइन से गैस सप्लाई नहीं हुई तो यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आज रात हूती की कमर टूट सकती है। इजराइल और अमेरिका हूती को खत्म करने के लिए दूसरा चरण शुरू कर सकते हैं। यमन में विनाश का खतरा तब मंडराने लगा जब हूती ने 8 दिन के अंदर इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को चौथी बार दहलाने की कोशिश की। हूती ने नए साल पर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया और इसी बात से बढ़ के इजराइल और अमेरिका हूती पर 26 दिसंबर से भी बड़ी स्ट्राइक कर सकते हैं। – 2024 खत्म हुआ, 2025 आरंभ हुआ और इसी के साथ हूती के अंत का अभियान शुरू हो गया। अमेरिका ने हूती को मिटाने के लिए यमन में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका ने 24 घंटे के अंदर हूती की कमर कैसे तोड़ी, इसकी तस्वीरें और रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाएंगे। अभी आप ये जानिए कि आखिर यमन में अमेरिका ने नए साल पर सैन्य अभियान क्यों शुरू किया।
दरअसल यमन में अमेरिकी एयर स्ट्राइक का कारण है हूती का तेल अवीव में हमला। हूती ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को एक बार फिर से तबाह करने की कोशिश की। हूती ने फिलिस्तीन 2 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल से बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तबाह करने की कोशिश की। छब्बीस दिसंबर को इजराइल ने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई धमाके किए थे। इजराइल के इस ऑपरेशन से भड़का हूती तभी से बेन गुरियन एयरपोर्ट को जलाने का प्रयास कर रहा है। छब्बीस दिसंबर से लेकर अब तक हूती बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 4 बार हमले का प्रयास कर चुका है। हूती ने पहला हमला 25 दिसंबर को किया, दूसरा 28 दिसंबर को, तीसरा 31 दिसंबर को और चौथा 1 जनवरी को। लेकिन हूती का कोई भी हमला सफल नहीं हो सका। इजरायली एयर डिफेंस ने हूती की सभी मिसाइलों को गिरा दिया। हूती ने इस बार बेन गुरियन एयरपोर्ट के साथ साथ यरूशलेम में पावर स्टेशन को भी जला दिया। इजराइल के अंदर हूती के इसी हमले से भड़के अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में संयुक्त सैन्य ऑपरेशन चलाया। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन की राजधानी और हूती के गढ़ सना में 6 बार एयर स्ट्राइक की। बमबारी में हूती से जुड़े कई ठिकाने तबाह हो गए। हूती की मिसाइल लॉन्च साइटें भी तबाह हो गई। हमले में हूती के हथियार गोदाम भी जल गए। रिपोर्ट के मुताबिक हूती के हेडक्वार्टर को भी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने हूती से सिर्फ इजराइल के हमले का ही बदला नहीं लिया, बल्कि उस हमले का भी बदला लिया जिसमें हूती ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को तबाह कर दिया था। ये 28 दिसंबर की तस्वीर है। हूती ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को टारगेट किया तो वो कुछ इस तरह जलते हुए जमीन पर आ गया। ये 13वां रीपर ड्रोन है जिसे हूती ने जलाया है। यानी अब तक हूती अमेरिका के 13 MQ-9 रीपर ड्रोन को भस्म कर चुका है। एक MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत 265 करोड़ रुपए होती है। हूती 13 MQ-9 रीपर ड्रोन जला चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि हूती अमेरिका को 3,445 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा चुका है। इसी बड़े नुकसान से भड़के अमेरिका ने हूती को समाप्त करने का मिशन शुरू कर दिया है। उधर इजरायली सेना भी तैयारी कर चुकी है। माना जा रहा है कि आधी रात अमेरिका और इजरायल मिलकर हूती पर वज्रपात कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। 2024 में इजरायल ने गाजा में कई टन बारूद बरसाया, हमास के हजारों लड़ाके और हथियार गोदाम खत्म कर दिए। माना जा रहा था कि हमास अब इजरायल के सामने कई साल तक सिर नहीं उठा सकेगा, लेकिन नए साल पर हमास ने एक बार फिर इजरायल पर रॉकेट दाग दिए। हमास के इन हमलों को इजरायल के लिए संदेश माना जा रहा है। दावा है कि 2025 में गाजा युद्ध एक बार फिर तेज हो सकता है। इकतीस दिसंबर की रात 12 बजे इजराइल नए साल के जश्न में डूबा था। सड़कों पर, क्लबों में लोग गानों के धुन पर थिरक रहे थे कि अचानक कई इलाकों में सायरन बजने लगे और भगदड़ मच गई। हमास ने इजराइल के 4 इलाकों पर रॉकेट दागे थे, जिसके बाद कई जगहों पर सायरन बज उठे। हालांकि हमास के सभी रॉकेट हमलों को विफल कर दिया गया। दावा है कि ये हमले हमास की अल-कसाम ब्रिगेड ने किए थे। गाजा में बैठे हमास ने लंबे वक्त के बाद एक बार फिर इजराइल पर रॉकेट दागे थे। नए साल पर हमास के इस रॉकेट हमले को इजराइल के लिए पैगाम माना जा रहा है। ये संदेश है कि हमास अभी खत्म नहीं हुआ है।
हमास के इस रॉकेट हमले के बाद इजराइल ने सेंट्रल गाजा पर बड़ी एयर स्ट्राइक की तैयारी कर ली है। इजराइल के गाजा के अल बुर्ज इलाके को खाली करने का संदेश जारी किया है। आईडीएफ के प्रवक्ता अविचे अद्राई ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हमास ने एक बार फिर इजराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले उसी जगह से हो रहे हैं जिसकी सूचना पहले भी दी गई है। अपनी सुरक्षा के लिए यहां से इस इलाके को जल्द से जल्द खाली कर दें। माना जा रहा है कि साल 2025 में गाजा की जंग और भड़कने वाली है, जिससे बंधक समझौता एक बार फिर अधर में लटकता नजर आ रहा है। दरअसल इजराइल ने हमास के सामने 34 बंधकों की रिहाई का प्रस्ताव रखा है, लेकिन हमास ने एक साथ 34 बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया है। हमास ने 12 बंधकों की रिहाई की बात कही है। हमास ने बंधकों की रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की संख्या भी बढ़ा दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल ने जो 34 बंधकों की लिस्ट इजराइल को सौंपी है, उनमें से 11 बंधकों की रिहाई करने के लिए हमास ने सिरे से इनकार कर दिया। हमास का दावा है कि ये 11 बंधक आम नागरिक नहीं बल्कि इजराइल के सैनिक हैं। उधर हमास अपनी शर्तों पर अड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमास 20 जनवरी से पहले बंधकों को रिहा करे, वरना उसे गंभीर अंजाम भुगतने पड़ेंगे। साफ है, 20 जनवरी को ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। माना जा रहा है कि अगर इससे पहले हमास ने बंधकों को आजाद नहीं किया, तो वो बेंजामिन को गाजा में हर तरह के विध्वंसक हमले और ऑपरेशन की छूट दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नए साल पर चीन ने भी ऐलान किया है कि हर कीमत पर ताइवान का विलय कराकर रहेगा। जिनपिंग ने चीन के लोगों को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि ताइवान और चीन के बीच में कोई नहीं आ सकता। यानी जिनपिंग के तेवर बता रहे हैं कि साउथ चाइना सी में बारूदी जलजला कभी भी आ सकता है। उधर पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि साल 2025 में विजय अभियान जारी रहेगा। उसके बाद चीन के प्रेसिडेंट ने भी साफ कह दिया है कि ताइवान का विलय कोई रोक नहीं सकता। यानी चीन कभी भी ताइवान पर हमला करके उस पर कब्जा कर सकता है। नए साल पर शी जिनपिंग ने राष्ट्रीय संबोधन में अपने तेवर जता दिए, जबकि इससे पहले चीन के वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट में घेराबंदी कर चुके हैं और इससे पहले चीन के फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ करते रहे हैं। लेकिन अब जिनपिंग का खुला ऐलान बता रहा है कि वो अमेरिका से भी टकराने को तैयार है। चीन की हिमाकत को देखते हुए अमेरिका सतर्क हो चुका है। ताइवान ने अपने एयरबेस वॉर रेडी कर दिए हैं, जबकि अमेरिका ने नेटो फ्लीट को साउथ चाइना सी भेज दिया है। फ्रांस का नेवल बेड़ा भी चीन के पास पहुंच रहा है। दूसरी तरफ मलेशिया में अमेरिका ने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया है। यानी अमेरिका पूरी तरह तैयार है। अगर चीन ने ताइवान की तरफ नजरें टेढ़ी की तो अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए हमला कर सकता है। इसका जर्मनी में फरवरी के अंत में मध्यावधि चुनाव होने हैं और इस वक्त SPD पार्टी के चांसलर ओलाफ शोल्ज चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। इसी दौरान अमेरिका की अगली सरकार में DOG मंत्री एलॉन मस्क ने शोल्ज पर तंज कसते हुए अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा कर दिया है। इस पर हम आपके लिए एक रिपोर्ट लेकर आए हैं। एलॉन मस्क ने कहा है कि शोल्ज की पार्टी SPD जर्मनी का चुनाव हारने वाली है, क्योंकि अर्थव्यवस्था, प्रवासी नीति सहित कई मुद्दों पर फेल रहने की वजह से शोल्ज सदन का विश्वास खो चुके हैं और इसीलिए मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं। शोल्ज सरकार के कड़े विरोधी मस्क ने सोमवार को लिखा, चांसलर ओलाफ शोल्ज या जो भी उनका नाम हो हारने वाले हैं।
उम्मीद की आखिरी किरण एएफडी की ऐतिहासिक जीत तय है। एएफडी जर्मनी की दक्षिणपंथी पार्टी है। मस्क ने मैग्डेबर्ग क्रिसमस पार्टी में आतंकी हमले के बाद शोल्स के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। जर्मन सरकार के अधिकारियों ने मस्क के इस कमेंट पर ऐतराज जताया है।